दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार। रणचंडी का तू रूप धर, कर हर राक्षस पे तू प्रहार। अरे पानी तक न मांग सके वो जो तुझ पे आंख उठाएंगे। तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। द्रौपदी खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंशुमन त्रिपाठी है और आप सब देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मीडिया। हम सब कहाँ रहते हैं दोस्तों? इंडिया, जिसे भारत, जिसे हम भारत माँ कहते हैं। भारत वो देश जहाँ की सबसे बड़ी नदी गंगा, जिन्हें हम गंगा माँ कहते हैं। वो देश जहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन जिस पर एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, रक्षा का वचन देता है, उससे हर सुरक्षा का वचन देता है। वो देश जहाँ पे महाभारत जैसा इतना भीषण युद्ध केवल इसलिए हुआ, जहाँ पे श्री कृष्ण ने समस्त कुरुवंश का अंत केवल इसलिए कर दिया क्योंकि एक स्त्री का अपमान हुआ था। वो देश जहाँ भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति का अंत केवल इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्र वधू द्रौपदी का वस्त्रहरण मौन होकर देखा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतने बड़े विचारों वाला हमारा ये देश, वहां पर ये बेसिक विचार पूरे हो रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो दोस्तों, क्या आपकी जिम्मेदारी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी केवल आपकी बहन के प्रति है? क्या आपकी जिम्मेदारी केवल अपनी माँ के प्रति है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश की हर उस स्त्री के प्रति है जो हमारे भारत माता की सदस्य है, जो भारत माता की बेटी है। जिस देश को हम माँ कहते हैं, उस देश की बेटी हमारी बहन हुई, और एक बहन की रक्षा करना उसके भाई का परम कर्तव्य है। आज हमारी एक बहन के साथ कोलकाता में एक कितना घिनौना कर्म हुआ, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है दोस्तों कि अभी तक हमारी उस बहन को न्याय नहीं मिला। तो आज मैं आपसे उसी इंसिडेंट के ऊपर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि वो कैसे हुआ और उसमें अब तक क्या क्या हुआ। ये घटना है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार लोकेलिटी में स्थित है। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना सन 1886 में हुई, जो कि भारत के कई पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। आरजीकर की ये घटना है। 8 अगस्त की रात 11 बजे 31 वर्ष की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करके अपने पेरेंट्स से बात करके उनको गुड नाइट बोल के आराम करने जाती है। वो आराम करने जाती है कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे स्थित एक सेमिनार हॉल में, जहाँ पे उसके साथ और 4 लोग होते हैं, एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफ और 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज। वो साथ में बैठ के खाना ऑर्डर करते हैं। खाना ऑर्डर करते हुए वो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस देखते हैं। ये वही दिन है जिस दिन नीरज चोपड़ा भारत के लिए ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतते हैं। इस सेमिनार हॉल तक पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर से जाना पड़ेगा। उस कॉरिडोर में कई सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, लेकिन उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब वो आराम करते हैं और ओलंपिक्स का मेडल देख करके वो सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब सुबह 3 बजे मोमिता को एक इंटर्न आके जगा के एक रिपोर्ट दिखाता है। वो रिपोर्ट देख करके वो फिर सो जाती है। ये आखिरी समय था जब उस लड़की को जिंदा देखा गया था। इसके बाद सुबह 7:30 बजे उस लड़की को सेमी नेक्ड पोजीशन में और उसके प्राइवेट पार्ट्स से और उसकी बॉडी के साथ ब्लड निकलते हुए पाया गया। फिर सुबह के 10:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ का आदमी मोमिता के माँ बाप को फोन करता है और उन्हें बताता है कि आपकी बेटी की कंडीशन जो है वो बहुत खराब है। उसके बाद ठीक इसके 22 मिनट बाद 11:15 बजे मोमिता के माँ बाप को फिर से वही हॉस्पिटल का स्टाफ दोबारा फोन करता है और बोलता है कि मोमिता ने सुसाइड कमिट किया है। इसके बाद उसका परिवार टूट जाता है और वो लोग उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में आते हैं तो 3 घंटे तक उनको पोस्टमार्टम रूम के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। 3 घंटे बाद उसके पिता को वहां पे अंदर जाने दिया जाता है, बट उन्हें बोला जाता है कि वो वहां पे बस अंदर जाके फोटो लेके बाहर आ जाएंगे।
उसके पिता अंदर जाते हैं और अपनी बेटी की ये हालत देख के वो टूट जाते हैं। बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं, वो पहली बार इसे रेप और मर्डर का नाम देते हैं। रेप और मर्डर का नाम देते ही इसमें कार्यवाही स्टार्ट होती है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम वहाँ पे पहुँचते हैं और इस कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आकर के स्टेटमेंट देती हैं कि हमने ममिता के परिवार वालों से बात किया है और उनको ये आश्वासन दिया है कि ममिता को न्याय मिलेगा। अब पुलिस इसमें कार्यवाही स्टार्ट करती है, जिसमें पुलिस वो जो कॉरिडोर में जो CCTV कैमराज थे उनकी छानबीन स्टार्ट करती है। उस CCTV कैमराज में पुलिस 5 लोगों को, जो उस समय रात में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो स्टाफ, उनसे पूछताछ, उनसे इंटरोगेशन करती है। लेकिन उन 5 की स्टेटमेंट एक तरह की आने की वजह से पुलिस उन 5 को रिहा कर देती है। बट इसमें से एक आदमी को पुलिस रिहा नहीं करती है, जिसपे पुलिस को शक होता है, जो कि स्लीवलेस टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन के रात में 3 बजे के करीब उसी सेमिनार हॉल की सीढ़ियों के पास देखा गया था जहां पे ममिता का रेप हुआ था। अब पुलिस उस आदमी से छानबीन शुरू करती है तो उस आदमी का नाम सामने आता है संजय रॉय। ये इस केस का फर्स्ट सस्पेक्ट है। संजय रॉय कोलकाता की सॉल्ट लेक के पास रहने वाला एक आदमी है, जो कि पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता है। सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल लोग नहीं होते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस के लिए काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे पुलिस के लिए काम करने के साथ इनको जैसे महीने का 12,000 या 15,000 रुपया सैलरी मिल जाता है, बट ये कोलकाता पुलिस के आदमी नहीं होते हैं। अब पुलिस संजय रॉय के परिवार वालों से बात करती है। संजय रॉय के परिवार वालों से बात करने में पुलिस को पता चलता है कि सबसे पहले उसकी माँ, उसके पिता संजय के बारे में कुछ भी बात करने से सीधा इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि वो उनके परिवार के लिए, उनके खानदान के लिए एक कलंक है, वो उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर उसे फांसी भी हो जाए तो उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है। पुलिस उसकी बहन से बात करती है, उसकी बहन भी ऐसे ही बात संजय के बारे में बताती है। संजय है कौन? संजय एक सिविक वॉलंटियर है, लेकिन उसके साथ साथ वो कोलकाता पुलिस का मेंबर होने का दावा करता है। संजय पहली बार नहीं था जब वो आरजी कार में देखा गया था, उससे 2 साल पहले वो वहां पे बावर्ची का काम करता था। पर बावर्ची का काम करने के बाद उसने आरजी कार को छोड़ दिया था। उसके बाद वो दोबारा क्या कर रहा था आरजी कार में? असल में संजय रॉय प्रिंसिपल संदीप घोष के बहुत क्लोज है। प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कि जिनका आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पूरा दबदबा है, आरजी कर में पत्ता भी संदीप घोष की इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। संदीप घोष जिसे चाहते हैं उसे रखते हैं, संदीप घोष जिसे नहीं चाहते हैं उसे हटा देते हैं। संदीप घोष की इच्छा से ही वहां के हर पीजीज पास होते हैं। संदीप घोष की जिसकी इच्छा नहीं होती उसे पास नहीं होने देते हैं। ऐसा आरोप उनके ऊपर कई इंटर्न डॉक्टर्स और कई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज ने लगाया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार संजय के ऊपर किसी ने केस किया है। 13 मई 2023 में संजय की पत्नी ने उसके ऊपर केस किया है कि जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की गर्भावस्था में उसके ऊपर हमला किया गया था। संजय ने उसको पीटा था, बहुत बुरी तरह से पीटा था। संजय की सास भी उस पर आरोप लगाती हैं कि संजय हर बार उनकी वाइफ को, अपनी बीवी को मारता था। 8 मई 2020 में भी संजय के ऊपर केस हुआ था। अब संदीप घोष और तृणमूल कांग्रेस, ये नाम लेना जरूरी है क्योंकि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। संदीप घोष का तृणमूल कांग्रेस के साथ क्लोज रिलेशन है, जिसकी वजह से उनके पास पॉलिटिकल पावर है और अपनी पॉलिटिकल पावर्स को यूज करते हुए ही वो ये सब काम करते हैं। अब इस केस की सनसनी पूरे देश को हिला चुकी है। पूरे देश में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, ओपीडीज को बंद कर दिया है। ओपीडीज को बंद करके पूरे सारे डॉक्टर्स ने अब इसके लिए प्रोटेस्ट और जस्टिस की मांग कर दी है। तो अब टीएमसी के 2 सीनियर लीडर्स इसको प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए वहां पे जाते हैं। एक एमएलए और जावेद अहमद खान, 2 सीनियर मेंबर्स वहां पे प्रोटेस्ट को शांत करने जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि, और इसी बीच में प्रिंसिपल संदीप घोष वहां पे रेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन उनका रेजिग्नेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के बजाय उनको कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में नए प्रिंसिपल के टर्म पे अपॉइंट कर देती है। ये कैसा न्याय हुआ? जिस आदमी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से एक लड़की का बलात्कार हो जाता है,
उस लड़की को, उस प्रिंसिपल को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। 14 अगस्त की रात में डॉक्टर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट था, बट तब तक रात में 12 बजे यानी कि 15 अगस्त जो कि देश की आज़ादी का दिन है, एक ट्रक में 3000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ आरजीकर हॉस्पिटल में घुसती है और वहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर हमला करती है, पीजीज को मारती है, इंटर्न्स को मारती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स को मारती है और साथ में सारे बैरिकेड्स को तोड़ देती है। पुलिस खुद जनता की जिसका सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सिविलियन से कहती है कि हमें बचाइए। वो गर्ल्स हॉस्टल पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये घटना एक राजनीतिक रूप ले लेती है जहाँ पे दूसरे अपोजिशन पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती हैं कि ये उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हुआ है, तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हुआ है। बट मेरा तो इतना ही कहना है दोस्तों कि ये गलती चाहे टीएमसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सीपीआईएम की हो, मरी तो देश की एक बेटी है, देश की लड़की है, हमारी एक बहन है। उसके बाद से डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि अभी तक इस घटना में कुछ भी नई कड़ी सामने नहीं आई है। ये घटना अभी भी ऐसे ही जारी है। सो एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश की प्रभुता, इस देश की गरिमा और इस देश का जो अस्तित्व है वो नारी शक्ति, हमारी बहनों की सुरक्षा पे आधारित है। वो देश जहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं, उस देश को हमें भूलना नहीं चाहिए और इस देश की स्त्रियों की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। चाहे इसमें राजनीति के बजाय हमें देखना चाहिए कि मरा कौन है। जो डॉक्टर्स हमें जिंदगी देते हैं उनके साथ गलत हो रहा है, ये गलत है, इसे हर हाल में रोकना होगा। अब यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, विदा चाहता हूं। भारत माता की जय।